2021 के बजाय 19। आपने अपने सामने ये सब चीजें होते हुए देखी हैं, और हिंदुस्तान में भी जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। देखिए, उसी पीरियड को इक्वेट करिए 1910 के पीरियड को। 1910 में अभी गांधी जी हिंदुस्तान नहीं आए, सूरत की फूट हो चुकी है 1907 में। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की लड़ाई के कारण कांग्रेस, उधर तिलक को सजा हो चुकी है, कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हल्का फुल्का चल रहा है। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था करोल बाग से निकलते में, जब वो हाथी के हौदे पे बैठा हुआ था। एक समझिए कि मैकाले की इंग्लिश एजुकेशन के सिस्टम को लागू हुए लगभग 50 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं। गदर को हुए भी लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं। लगभग 3 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन ले चुके हैं, बंगाल में स्पेसिफिकली और देश के बड़े बड़े महानगरों में। उस जमाने के महानगर कितने थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी में आज का मद्रास जिसे चेन्नई कहते हैं आजकल, कैलकाटा प्रेसिडेंसी में कैलकाटा। ऑलमोस्ट जो पूरा ब्रिटिश भारत है उसको इमेजिन करिए, और तत्कालीन विश्व की परिस्थितियों को इमेजिन करिए। रीजन ये है कि आपको ये भी देखना है कि प्रथम विश्व युद्ध या जो परिस्थितियां थी वो भारत के संदर्भ में भी आपको उसे कंटेक्चुअल मैटर में देखना है, और तत्कालीन वर्ल्ड को भी। अब हम प्रथम विश्व युद्ध में जो मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व थे, यूरोप का नक्शा उस जमाने में बिल्कुल भिन्न था। ब्रिटिश एम्पायर अपने ऑलमोस्ट चरम पर था, फ्रेंच एम्पायर भी अपने चरम पे था। यूरोप में 3-4 मेजर एम्पायर्स थे। एक एम्पायर था हैब्सबर्ग एम्पायर, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर कहा जाता है, जिसमें आज का ऑस्ट्रिया, हंगरी बहुत बड़ा एरिया था। मतलब वो वर्ल्ड का मैप बिल्कुल डिफरेंट है, और मैं चाहूंगा कि उसे आप ड्रॉ करें। लास्ट टाइम भी जो प्रेजेंट थे मैंने उनसे कहा था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर प्लस ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर आज के टर्की को कहते हैं। बहुत कुछ हद तक इजराइल की जो समस्या है, जो आज का टर्की है, उसको उसकी रूट्स आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही देखने को मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ी वो इंटरनेशनल रिलेशन की ढंग से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ऑटोमन एम्पायर इसका एक स्टेक होल्डर था। देखिए, दो तरह से चीजें थी। एक एलाइज थे, मित्र राष्ट्र, और एक सेंट्रल पावर्स थी। सेंट्रल पावर में मेजर जो स्टेक होल्डर थे वो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, जर्मनी था, ऑटोमन एम्पायर था। एलाइज की तरफ से लड़ने वालों में ये ध्यान रखिएगा, जिन्होंने पिछली बार पढ़ लिया पहले से इसका कमांडिंग पोजीशन में है, वो ये ध्यान रखें कि हमें इसमें जो बच्चे आज नए जुड़े हैं जिन्होंने कभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं पढ़ा, उसके हिसाब से भी हम पढ़ाएंगे। तो ब्रिटेन कहा जाता था कि भाई द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ब्रिटेन की कॉलोनीज हैं, जिनसे उन्हें संसाधन मिलते हैं, मैन पावर मिलता है। पूरे वर्ल्ड में उसकी धाक थी। अमेरिका वाज इन पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। अमेरिका को, जिसे आज का यूनाइटेड स्टेट्स जिसे कहा जाता है अमेरिका, उसका कोई लेना देना नहीं था वर्ल्ड के अफेयर्स से। बहुत ज्यादा वो इन्वॉल्व भी नहीं होते थे। इज ए पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन है, 1917 से पहले उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, तब से अमेरिका ने दुनिया के मामले में हस्तक्षेप करना शुरू किया, जो आज तक जारी है। लगभग 100 साल हो चुके हैं। अमेरिका का कोई बहुत मतलब नहीं था। फ्रांस की अपनी कॉलोनीज थी, इंग्लैंड की अपनी कॉलोनीज थी,
जर्मनी की भी अपनी कॉलोनीज थी, जापान की अपनी कॉलोनीज थी, इटली की अपनी कॉलोनीज थी। रशिया एक बिग पावर था, एक मेहमत पावर था उस समय। रशिया में जार निकोलस द सेकंड, जिसकी फोटोग्राफ मैंने आज डाली है, वो शासन कर रहे थे। अब यूरोप में क्या था उस समय में, बहुत सारी गुप्त संधियां की गई थी। एक राष्ट्र ने दूसरे से कर ली, दूसरे ने तीसरे से कर ली, तीसरे ने चौथे से कर ली। एक्चुअली वो केवल और केवल उसका उद्देश्य था मैक्सिमम कॉलोनाइजेशन एंड मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम द कॉलोनीज। जो भी कॉलोनीज हैं उनसे अधिकतम संसाधनों का दोहन। अधिकतम संसाधनों का जो दोहन है वो उन सब का उद्देश्य था। किताबों में आपको ना बहुत सारी चीजें लिखी मिलेंगी, आपको उनका अर्थ भी समझना है। जैसे धीरे धीरे मैं उन पॉइंट्स पे आऊंगा। तो मोटा मोटा ये समझिए कि आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्निडेट, इनका मर्डर हो जाता है। सवाल ये उठता है कि इनका मर्डर क्यों हुआ और कहां हुआ। मर्डर किया गया एक 19-20 साल के लड़के के द्वारा, जिसका नाम था गैब्रिएल सेप। क्यों किया गया? वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य था जिसका नाम था ब्लैक डेथ। अब सवाल है कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनने का क्या कारण था और कहां बना, क्यों बना। देखिए, हिस्ट्री के इन फैक्ट्स को रटने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि बहुत रोचक तरीके से आप इसे पढ़ें ताकि आपको दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ हो जाए वो चीज। जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जिसे कहते हैं, इसकी कंपोजिशन ये था कि इसमें डिफरेंट नेशनलिटीज के लोग रहा करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि यूरोप में आज भी बहुत छोटे छोटे राष्ट्र। कहने का तात्पर्य है कि वो एथनिकली एक दूसरे से डिफरेंट थे। जो कंसेप्ट रेस का यूरोप में है वो इंडिया में नहीं है। इसलिए आपको यहाँ कहीं भी रेस का कंसेप्ट नहीं दिखता। सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन या अन्य आधारों पर है, लेकिन यूरोप में एथनिसिटीज का बड़ा मेजर आधार हुआ करता था। अब हैब्सबर्ग एम्पायर लगभग 50 साल पुराना था। जर्मनी में कैसर विल्हेम द सेकंड का शासन था। कैसर विल्हेम सेकंड जर्मनी की सेकंड राइख कही जाती है। अभी जब आप सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे तो हिटलर ने प्रॉमिस किया था कि थर्ड राइख बनेगा, और थर्ड राइख की लाइफ उसने इमेजिन की थी कि 1000 ईयर चलेगी और पूरे वर्ल्ड पर रूल करेगी। कैसर विल्हेम बेसिकली नाती थे क्वीन विक्टोरिया के। यूरोप में जितने राजवंश थे उस समय में मैक्सिमम क्वीन विक्टोरिया के रिलेटिव्स ही हुआ करते थे। राजघराने की शादियां राजघराने में ही हुआ करती थी। कैसर विल्हेम द सेकंड का प्लान ये था कि जर्मनी जो कि कॉलोनीज के बनाने में पिछड़ चुका था, जो काम 17वीं 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन इन्होंने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में सेटल हो गई, उसने यहां से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दफा कर दिया। सिमिलरली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो आज का जो साउथ ईस्ट एशिया है और इसके साउथ अमेरिका है, वहां उन्होंने वर्क किया। और एक कंपनी तो थी नहीं, मल्टीपल कंपनीज थी। जो भी इन्वेस्टर्स पैसा लगाते थे उनसे कंपनी बन जाती थी। कंपनी वहां जाकर के अपना व्यापार करती थी उन देशों में, क्योंकि उन देशों में कोई गवर्नेंस का सिस्टम नहीं था। लेटर ऑन वहां जाकर के गवर्नेंस भी वहां की हथियारी, जिससे वहां के रिसोर्सेज का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके। जर्मनी इस काम में थोड़ा लेट हो गया।
चूंकि पूरा घटनाक्रम इस तरह का है कि यूरोप बहुत कुछ हद तक डिवाइडेड है। एक छोटे से कंट्री और था, बेल्जियम। बेल्जियम की न्यूट्रलिटी के बारे में इंग्लैंड ने एक ट्रीटी कर रखी थी, एक संधि कर रखी थी, और उस संधि में यह था कि अगर कोई बेल्जियम पे हमला करेगा तो वो इंग्लैंड पे हमला माना जाएगा। इट वाज ए डिफेंसिव ट्रीटी विद द बेल्जियम। आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड का मर्डर होने का बहुत बड़ा कारण यह है कि जो उनके पिता थे वो लगभग 80 वर्ष के हो चुके थे। आप में से कोई फ्रेंच फर्डिनेंड के पिता का नाम बता सकता है? कैन एनीवन? कोई बात नहीं। फ्रांसिस जोसेफ, he was 84 year old, और उनकी जगह फ्रेंच फर्डिनेंड को लेनी थी जो कि हेयर अपरेंट थे, यानी कि उत्तराधिकारी थे। अब उनकी एक पॉलिसी ऐसी थी जिसके कारण जो उस एम्पायर में, जैसे मैंने आपको बताया, भिन्न भिन्न एथनिसिटी के लोग रहा करते थे, भिन्न भिन्न नेशनलिटीज के लोग थे। उनमें से कुछ स्लाव्स थे, सर्ब्स थे, चेक्स थे, पॉलिश लोग थे। आज जो यूरोप के कंट्रीज आप देखते हैं ना, इसका बहुत बड़ा हिस्सा उस एम्पायर में हुआ करता। उनका एक प्लान था जिसे ट्रायलिज्म कहा जाता है। ट्रायलिज्म था ड्यूअल मोनार्की को बदल के ट्रिपल मोनार्की में बदलना। वो ये था कि जर्मन ऑस्ट्रिया और मैगायर हंगरी ये ऑटोनोमस बॉडी थी इसी हैब्सबर्ग एम्पायर में। देखिए, ऑस्ट्रिया की जो मेजर आबादी है ना, वो जर्मन है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो एडोल्फ हिटलर उसमें एक सैनिक की तरह हिस्सा लिया था। उसका जो मेजर रोल था वो मैसेंजर का था, जो एक खाई से दूसरी खाई तक संदेश पहुंचाते हैं। एडोल्फ हिटलर को जर्मन आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया था, लेने से इनकार कर दिया था। वो ऑस्ट्रियन आर्मी में भर्ती हुआ, लेकिन चूंकि दोनों कंट्रीज एक ही तरफ से लड़ रहे थे तो मेजोरिटी में जो एथनिसिटी है वहां की जर्मनी है। उनका ये था कि एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में स्लेव्स को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। SLAVS ये एक अलग नेशनलिटी है। स्लोवाकिया आपने नाम सुना भी होगा। यस सर। गैब्रिलो प्रिंसेप बेसिकली स्लेव। सर्बिया एक कंट्री है जिसकी विजिट पर आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड गए थे। तो इन लड़कों ने एक ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य के रूप में ये कहा कि भाई अगर ये सत्ता में आ गए साल 2 साल में, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इस फंडा को लागू कर दे, और लागू होने के बाद हमारी स्वतंत्रता तो अब गई काम से। तो दे डिसाइडेड टू असैसिनेट। उन्होंने उनका कत्ल करने का प्लान किया। जब वो विजिट कर रहे थे, उनका जब सैलून पहुंचा, स्पेशल सैलून, और उसके बाद जब उनका मोटरकेड वहां से निकला तो एक जगह बम फेंका गया। अल्टीमेटली एक पब्लिक स्पीच के बाद गैब्रिएलो प्रिंसेप को मौका मिल गया और गैब्रिएलो प्रिंसेप शूटेड हिम डाउन along with his wife सोफी। दोनों का मर्डर हो गया। वर्ल्ड का ये नंबर 1 का मर्डर कहा जाता है जिसने अपने साथ साथ करोड़ों लोगों की जान ली। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ हॉस्टिलिटीज इन द यूरोप। यूरोप में जो हॉस्टिलिटीज हैं, जो डिस्टर्बेंस है, ये उसकी शुरुआत थी। 28 जून 1914 गैब्रिएलो प्रिंसेप के द्वारा हेयर अपरेंट को मार दिया जाता है। ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है क्योंकि तब तक टेलीग्राम का आविष्कार हो चुका था और एक नया वेपन भी आ गया था, मास कम्युनिकेशन का। कैन एनीवन टेल? गैस करिए वो वेपन आज के सोशल मीडिया जैसा ही था। क्या था? एक टूल था जो वेपन की तरह यूज किया गया फॉर द मास एड्रेस। रेडियो। आज आप रेडियो बहुत कम सुनते हैं। उस जमाने में ये
एक टूल ऑफ मास कम्युनिकेशन था कि एक व्यक्ति एक जगह से एक पर्टिकुलर टाइम पर बोलेगा और लाखों लोग उसे सुन सकते। ये तब नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। खैर, ये खबर सब जगह फैल गई और ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने चेतावनी दे दी कि जिसने भी ये काम किया है उसे तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया उसमें 11 बिंदुओं की डिमांड रखी सर्बिया से, जिसमें यह था कि जो ऐसे न्यूज़पेपर जो ऑस्ट्रिया के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, हैब्सबर्ग एम्पायर से अलग होने के बारे में कह रहे हैं सर्बिया के, उन्हें सप्रेस किया जाए। जो तथाकथित पेट्रियोटिक सोसाइटीज बन गई उन्हें सप्रेस किया जाए। आपने एक चीज देखी कि इट वाज मोर और लेस सिमिलर। आप भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का वो जो पीरियड हिंदुस्तान में रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म का है, उसे आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सेम पीरियड है। हिंदुस्तान में भी गुप्त सोसाइटीज बन रही थी, अनुशीलन समिति जैसी, क्योंकि दुनिया भर की न्यूज यहां भी आ रही थी। ऐसे लोगों को निकालना जो एंटी ऑस्ट्रियन है, चाहे वो आर्मी में हो चाहे पुलिस में हो, जिनकी ऑस्ट्रिया से सिंपैथी नहीं है और एक अलग देश का मांग करते हैं। देखिए, ये बहुत कुछ हद तक हिंदुस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर का जो एसेसिनेशन हुआ था उसका भी ये कारण था। 1991 21 मई 1991 तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का श्रीपेरुम्बदूर में एसेसिनेशन हुआ और उसमें लिट्टे का हाथ पाया गया। लिट्टे का हाथ होने का बहुत बड़ा कारण यह था कि लिट्टे वाज अफ्रेड। लिट्टे इस बात से डरा हुआ था कि राजीव गांधी अगर दोबारा पावर में आ गए तो पहले चूंकि वो पीस कीपिंग मिशन भेज चुके थे 1986 में, इंडियन पीस कीपिंग मिशन वहां गया था श्रीलंका में, कहीं वो चीज रिपीट न हो जाए। Therefore, LTTE chief Prabhakaran decided to assassinate and send the human bomb. एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हिंदुस्तान में हुई और हिंदुस्तान ने एक प्रधानमंत्री को खो दिया। सिमिलर वाज द इवेंट। इसी भय से कि कहीं ट्रायोलॉजी का प्रिंसिपल लागू न कर दिया जाए, आर्कड्यूक का मर्डर कर दिया गया एक 19 साल के नौजवान के द्वारा, जिसने शायद कभी या ब्लैक हेड ने कभी इसका सोचा भी नहीं होगा कि इसका क्या परिणाम होगा इसका। खैर, ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने 23 जुलाई को अपना डिमांड भेजा। देखिए, 28 जून से 23 जुलाई 28 जून से 23 जुलाई ऑलमोस्ट 3 हफ्ते 4 हफ्ते बीत चुके हैं और ये कहा कि इन 11 डिमांड्स को हमारी को मानिए। सर्बियन गवर्नमेंट ने एक को छोड़कर सारी डिमांड्स मान, लेकिन ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने सीधे सीधे कह दिया कि आपका जो रिप्लाई है वो अनसेटिस्फैक्टरी है, हम इससे संतुष्ट नहीं है। मतलब सारी की सारी 95% डिमांड मानने के बावजूद भी यही कहा। और अब हम आपसे सारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तोड़ते हैं। देखिए, दो देशों में जब युद्ध होता है तो सबसे पहले डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ी जाती है, यानी कि हमारा जो आपके हाई कमिश्नर है या जो एम्बेसडर है उन्हें हम वापस बुलाते हैं, अपना हाई कमीशन वहां बंद करते हैं और नाउ वी आर बेलिगरेंट। एक युद्ध की घोषणा की जाती है कि अब हम युद्धरत हैं और आर्मी का मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया जाता है। इवन सर्बिया ने जो रिप्लाई दिया था उस रिप्लाई के पहुंचने से 3 घंटे पहले ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध डिक्लेयर कर दिया। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ऑस्ट्रिया जो है युद्ध चाहता था बिना उनकी रिप्लाई जाने, ये तक कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि बाकी लोग इस युद्ध में क्यों जुड़े और कैसे जुड़े, किस किस का क्या क्या इंटरेस्ट था। तो रशिया एक बड़ा स्टेक होल्डर था। रशिया ने ऑस्ट्रियन एम्पायर से साफ साफ कह दिया था कि अगर आपने सर्बिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करी तो रशिया, क्योंकि एशिया और यूरोप का दादा है, तो वो चुप नहीं बैठेगा। इतना वास्ट एम्पायर है जार निकोलस का ये सीधा सीधा मैसेज था
कि रशिया चुप नहीं बैठेगा, और उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर से कह दिया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया को बिल्कुल क्लियर कर दो कि हम सर्बिया के साथ हैं। और तरह तरह की भाषणबाजी अलग अलग स्थानों से होने लगी। इसी बीच में फ्रांस, जिसका कि बॉर्डर जर्मनी से मिलता है, जिसने के बाद में जिसे हम वेस्टर्न फ्रंट कहेंगे, फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर वेस्टर्न फ्रंट था। फ्रांस और रशिया के बॉर्डर इधर वाला जो पोर्शन था ईस्टर्न फ्रंट। फ्रांस ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सर्बिया आपकी सारी डिमांड भी मान रहा है, माना कि मर्डर हुआ, लेकिन इट डजंट मीन कि इट अमाउंट्स टू एग्रेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सर्बिया पर युद्ध थोप दें। तत्कालीन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे रेमंड पॉइनकेयर, ध्यान दीजिएगा नाम पर, रेमंड पॉइनकेयर, उन्होंने रशिया की तत्कालीन राजधानी, आज की राजधानी मॉस्को है, तब सेंट पीटर्सबर्ग हुआ करती थी, इसके भी कई नाम बदले गए आज तक, सेंट पीटर्सबर्ग हुआ करती थी, वहां की विजिट करी। और मैंने आज जो फोटोग्राफ शेयर करी है एक किताब में से, वो तभी की फोटोग्राफ है, और जार निकोलस से मिले। और फ्रांस ये कंफर्म करना चाहता था कि ऐसा तो नहीं कि रशिया पीछे हट जाएगा। और इस विजिट ने ये कंफर्म कर दिया। देखिए 1971 के वॉर को होने से पहले तत्कालीन हिंदुस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस गांधी, उनके द्वारा इवन यूएस तक का विजिट किया गया था। उन्होंने लगभग लगभग 20-25 से ज्यादा कंट्री ट्रेवल किए थे 71 वॉर से पहले, ताकि वर्ल्ड की ओपिनियन बनाई जा सके। और उन्होंने जगह जगह इस समस्या को उठाया कि देखिए बांग्लादेश से लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और वहां मास जेनोसाइड हो रहा है। जेनोसाइड मतलब कि वहां की निरीह जनता को वहां की आर्मी मार रही है, और वो बचने के लिए हिंदुस्तान में आ रहे हैं। और अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम इतनी बड़ी शरणार्थियों को डील कर सकें। इस तरह की डिप्लोमेटिक विजिट्स उनके द्वारा की गई। इसी तरह की एक डिप्लोमेटिक विजिट तत्कालीन फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूस की करी, टू हैव द रशियन सपोर्ट। अब जर्मनी के जो शासक थे वो वहां पो की स्थिति में थे। कैसर विल्हेम सोच रहे थे कि भाग लिया जाए या न लिया जाए, क्या किया जाए, जर्मनी के फेवर में क्या रहेगा। यद्यपि वो सर्बिया के बहुत खिलाफ थे व्यक्तिगत रूप से, और वो इस असैसिनेशन से दुखी भी थे। कैसर विल्हेम और वहां के चांसलर थियोबाल्ड वॉन बैथमैन हॉलबैक, बैथमैन हॉलबैक वहां के चांसलर थे। उन्होंने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का सपोर्ट करने का निर्णय किया। देखिए इस सपोर्ट को कहा जाता है ये विश्व युद्ध के कारणों में से। जर्मनी ने बेसिकली ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की ना इतनी बड़ी आर्मी थी और ना ही ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के बस का था कुछ। जर्मनी का सपोर्ट मिलने से यही आप देखेंगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो कि सारा का सारा आरोप जर्मनी के मत्थे मर दिया। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि ये जो घोषणा थी ये एक तरह का ब्लैंक चेक माना जाता है कि उन्होंने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को एक ब्लैंक चेक भर के दे दिया कि तुम जो करोगे हम उसमें तुम्हारे साथ हैं। तो जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे 1919 में, तो यही माना गया कि ये घोषणा ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को और आगे बढ़ा। और कैसर ने तो यहां तक कह दिया था कि नाउ और नेवर, मैटर मस्ट बी क्लियर विद द सर्ब्स एंड वेरी सून। सर्बिया सर्ब्स के खिलाफ हिसाब किताब अब हमें बराबरी कर लेना है, या तो अभी करेंगे या कभी नहीं करेंगे। ये वही स्थिति थी जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जिन्ना ने कर दी थी, नाउ और नेवर। 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे, जिन्होंने पढ़ा होगा कि अब हम पाकिस्तान लेके रहेंगे, मर के लें, कट के लें, कैसी भी परिस्थिति में लें, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर को नहीं मानेंगे, सड़क पर उतरेंगे, कत्लेआम मचाएंगे। चेक का मतलब यह है कि एक स्टेटमेंट दे दिया गया जिससे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को पूर्ण समर्थन मिल गया।
ऑस्ट्रिया ने 23 जुलाई को किया था, 28 जुलाई को वॉर डिक्लेयर कर दिया, एक महीने बाद 1914। 30 जुलाई को रशिया कूद पड़ा। जार निकोलस ने अपनी आर्मी को मोबिलाइज होने का ऑर्डर कर दिया कि क्रश द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड जर्मनी। यहां ये ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ साथ जार निकोलस ने जर्मनी के लिए भी दिया। इस डायनामिक्स को आपको समझना पड़ेगा है कि 3 साल 4 साल बाद जर्मन्स ने एक नया प्लान बनाया। जर्मन्स ने कहा कि जार निकोलस क्योंकि रूल कर रहा है और ये ईस्टर्न फ्रंट को खत्म नहीं कर रहे हैं, पूरी रशियन आर्मी वहां टिकी हुई है, तो हम कुछ ऐसा प्लान करते हैं जिससे कि रशिया विड्रॉ कर जाए। मैं आपको 3 साल आगे ले चल रहा हूं केवल 2 मिनट के लिए। और इसके लिए उन्होंने एक नया प्लान बनाया और एक स्पेशल ट्रेन से एक स्पेशल व्यक्ति भेजा गया $10 मिलियन लेकर। $10 मिलियन दिए गए। क्या आप में से कोई बता सकता है कि वो व्यक्ति कौन था जिसे $10 मिलियन दिए गए और रशिया में इंट्रोड्यूस किया गया जर्मन्स के द्वारा, ताकि रशिया आउट ऑफ द वॉर चला जाए और रशिया में जार निकोलस का पत्ता साफ हो जाए? लेनिन सर। जर्मन्स ने बहुत सारे प्लान्स बनाए। हाँ, बताएं कौन कौन बोले, शाबाश, बताएं बताएं। सर उन लेनिन को भेजा था सर। हाँ, लेनिन बेसिकली एग्जाइल में रह रहा था, उसका देश निकाला हो गया था और लेनिन पिछले 10 साल से स्विट्जरलैंड में रह रहा था। लेकिन लेनिन वहां की समाजवादी आंदोलन का नेता था और जार के एरिया, जार के रिजीम में बहुत सारा डिस्टरबेंस चल रहा था क्योंकि लेबर मूवमेंट बहुत हो रहे थे वहां, ब्रेड मूवमेंट हुए बहुत सारे। जब आपको रशियन रेवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो जर्मन्स ने कहा क्यों ना इस जार को अपदस्थ कर दिया जाए और लेनिन को वहां भेजा जाए। लेनिन अगर वहां सत्ता में आ गया तो सबसे पहले वो हमारी मदद करेगा और यही हुआ। लेनिन ने बहुत सारी टेरिटरी जर्मनी को वापस कर दी और सारी आर्मी कहा कि हमें जर्मनी से, हमें तो अपना ही हिसाब किताब देखना है, हम जर्मनी के चक्कर में क्यों पड़े। और लेनिन ने जो मूवमेंट वहां चलाया उसमें एक प्रॉमिस और था, एक प्रॉमिस था पीस, ब्रेड। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, वेरी गुड। एक्चुअली यहाँ होने लगी पीस, ब्रेड एंड लैंड। ये बोल्शेविक्स का स्लोगन हुआ करता था कि हम शांति स्थापित करेंगे, आप सबको रोजी रोटी देंगे और रहने के लिए मकान देंगे। ये लेनिन के प्रोमिसेस में से एक था। तो जर्मन्स ने जो वेपन भेजा था, सीक्रेट वेपन, वो काम कर गया और रशिया आउट ऑफ द वॉर हो गया। तो हम पीछे लौटते 1914 में ही। मैंने केवल ये बताने के लिए कि जर्मन्स ने किस तरह के प्लान किए जीत को हासिल करने के लिए। खैर, अब उसके बाद रशिया शामिल हो ही गया। रशिया के शामिल होने के बाद अब यूके के सामने वही स्थिति थी, इंग्लैंड के सामने वही स्थिति थी कि जो जर्मनी में कैसर विल्हेम के सामने थी कि शामिल होने में फायदा है कि शामिल न होने में फायदा है। दूसरे इंग्लैंड के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, कोई बताएगा कौन थे? लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, हर्बर्ट एस्क्विथ वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। वो बड़े उहापोह में थे और ब्रिटेन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे सर एडवर्ड गैरी, वो बहुत उहापोह में थे कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए।
उन्होंने कहा ये ऑस्ट्रिया सर्बिया में जो विवाद हो गया है इससे हमें क्या लाभ होगा, हमें इस पचड़े में पड़े कि ना पड़े। एक इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है, एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि ब्रिटेन ने अपनी डिक्लेरेशन करने में थोड़ी देर कर दी। रीजन ये था कि ब्रिटेन की जो पब्लिक ओपिनियन थी वो डिवाइडेड थी, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और लेबर, तीन मेजर वहां के सेक्शंस थे। कंजर्वेटिव मतलब कट्टरपंथी सांसद, कट्टरपंथी लोग जो कट्टरपंथी पार्टी को, कंजर्वेटिव पार्टी को समर्थन देते हैं, लिबरल पार्टी को समर्थन देने वाले, और लेबर पार्टी। हिंदुस्तान को जब आजादी मिली तब लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे क्लीमेंट एटली। विंस्टन चर्चिल जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई लड़ी थी वो कंजर्वेटिव। तो एक ओपिनियन डिवाइडेड थी कि हम पब्लिक की ओपिनियन लें, पब्लिक चाहती है कि नहीं चाहती हम युद्ध में जाएं, क्योंकि ये तो ऑस्ट्रो हंगेरियन और सर्बिया का मैटर है। लेकिन एक ऐसा मौका आया जब ब्रिटेन की एंट्री उसमें इनएविटेबल हो गई, ब्रिटेन को मजबूरी में उसमें घुसना पड़ा। वो मौका था कि 1839 में ब्रिटेन ने बेल्जियम से एक संधि करी थी, काफी साल पहले, 1839, 40 60 61 साल वो और 14 साल इधर, 75 साल पहले। और उसमें यह था कि बेल्जियम न्यूट्रल रहेगा, यूरोप में कुछ भी होता रहे। 1839, उससे पहले नेपोलियन का जो कुछ था वो आप देख ही चुके होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे ही वो। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो 19वीं शताब्दी में फ्रांस के नेपोलियन ने किया, वही 20वीं शताब्दी में आते हुए जर्मनी करने लगा। तो ब्रिटेन ने एक ट्रीटी साइन करी थी कि बेल्जियम की न्यूट्रलिटी गारंटेड रहे। जर्मनी ने एक प्लान बनाया कि हमें फ्रांस पे जल्द से जल्द हमला करना है और वहां जाने के लिए जो रास्ता है वो बेल्जियम होकर के, तो बेल्जियम हमें रास्ता दे, हमारी आर्मी को वहां से गुजरने, जो कंपेंसेशन है वो हम दे देंगे, जो फसल उनकी नष्ट होगी, जो भी कुछ होगा उसके लिए हम पैसा दे देंगे, वी शैल पे फॉर एनी डैमेज टू द प्रॉपर्टी। बेल्जियम ने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया। 4 अगस्त को ब्रिटेन ने एक अल्टीमेटम जारी किया जर्मनी के लिए कि देखिए बेल्जियम से कोई लेना देना नहीं है, आपको फ्रांस से लड़ना है तो आप सीधी लड़ाई लड़िए, बेल्जियम के होकर मत जाइए। लेकिन कैसर कहां मानने वाले थे? कैसर के जो मिलिट्री का लीडर्स थे और जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि ये हमारे लिए लाइफ और डेथ का सवाल है, हम फ्रांस जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं, वाई द क्विकेस्ट। नतीजा ब्रिटेन और जर्मनी आमने सामने। अब जर्मनी के बाद ब्रिटेन भी कूद पड़े। फ्रांस और रशिया की कहानी मैंने आपको बताई थी। 2 सप्ताह बाद जापान ने भी डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के खिलाफ वॉर। अब देखिए, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ लड़ा, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के अगेंस्ट लड़ा, क्योंकि जापान का एलाई ठप था ग्रेट ब्रिटेन। जापान का जो एम्पायर था उसे एम्पायर ऑफ जापान कहते हैं, आज भी वहां राजशाही है, एम्पायर होते हैं जापान में। उसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा कि जापान में जो मिलिट्री ट्रेडिशंस थी वो कैसे अमेरिका के द्वारा बाद में खत्म की गई। जापान का उद्देश्य ये था कि जर्मनी के जो फार ईस्ट में, फार ईस्ट देखिए 3-4 टर्म ज्योग्राफी में आते हैं, मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट। फार ईस्ट का मतलब यह है कि जो आज थाईलैंड से आगे वाला जो साउथ ईस्ट एशिया में जो रीजन है, पैसिफिक ओशियन में, उस रीजन में जो जर्मनी के कॉलोनीज हैं उन्हें जापान हड़पना चाहता था।
जापान का ये प्लान था कि अगर जर्मनी हार जाए तो ये मौका हमें मिल जाए। अब उसके बाद एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि टर्की ने जर्मनी से नेगोशिएशन करने शुरू किए। जो टर्की आज का है, जिसे ऑटोमन एम्पायर कहते थे। ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर खत्म किया गया, जिसके अगेंस्ट हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन। क्या ऑटोमन एम्पायर क्यों खत्म किया गया? आज का इजराइल फलस्तीन विवाद भी वहीं से शुरुआत होती है। तो अल्टीमेटली ऑटोमन एम्पायर डिसाइडेड टू गो अलोंग विद द जर्मनी, और उसने रशिया के जो ब्लैक सी में पोर्ट्स हैं, ब्लैक सी को ड्रॉ करिएगा, और उसमें जो रशियन पोर्ट्स हैं उन पे हमला करना शुरू कर दिया। इटली अभी तक न्यूट्रल बना हुआ था, वेट एंड वॉच की स्थिति में। इटली ये सोच रहा था कि हमें किस तरह से लाभ होगा। इटली अगले साल शामिल हुआ मई 1915 में जाए, और शामिल होने का उद्देश्य ये था कि उससे ये प्रॉमिस किया गया था कि अगर जब युद्ध खत्म होगा तो ये हिस्सा तुम्हें दे दिया जाए। तो मोरलेस इस पूरे घटनाक्रम को देखने से आपको ये लगेगा कि अकेला जर्मनी जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में रेस्पॉन्सिबल बनाया गया कि साहब यही जिम्मेदार है, इसी के कारण सारा युद्ध हुआ है, ऐसा नहीं था। वो बेसिकली इसे कहा जाता है ट्रेजेडी ऑफ मिसकैलकुलेशंस। मिसकैलकुलेशंस थी बहुत सारी। हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट था उस युद्ध में शामिल, हर आदमी उसमें लाभ लेना चाहता था, हर देश उसमें लाभ लेना चाहता था। और इस तरह से बहुत कुछ हद तक युद्ध की भूमिका बन गई और युद्ध शुरू हो गया। लगातार चला, जर्मन आर्मी पहुंच गई, पेरिस से 30-35 किलोमीटर दूर रह गई, और वहां उसे हॉल्ट करना पड़ा, क्योंकि फ्रेंच आर्मी और इंग्लैंड की आर्मी का बड़ा जबरदस्त रिपरकशन। अब क्या करें, उस जमाने में टैंक तो थे नहीं, टैंक का तब तक आविष्कार नहीं हुआ था, टैंक का आविष्कार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हुआ है। और एरोप्लेन भी ऐसे नहीं थे, छोटे छोटे एरोप्लेन थे जो आपस में एक दूसरे से टकरा जाते थे, डॉग फाइट जिसे कहते हैं, जैसे कुत्ते लड़ते हैं इस तरह से। थोड़ा बहुत पैराशूटिंग उनसे हो जाती थी। तो नतीजन दोनों आर्मीज ने एक दूसरे के सामने खाइयां खोदी, और वो खाइयां इतनी लंबी थी कि पूरे धरती का चक्कर लगा रहे। पूरे ईस्टर्न फ्रंट पे भी यही हुआ और पूरे वेस्टर्न फ्रंट पे भी यही हुआ। फ्रांस वेस्टर्न फ्रंट पे, इधर ईस्टर्न फ्रंट पे भी यही हुआ। जर्मनी ने भी अपनी पूरी आर्मी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने भी, ऑटोमन एम्पायर ने भी पूरी आर्मी, प्लस इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, इन्होंने अपनी आर्मी। इंग्लैंड के पास तो हिंदुस्तान जैसा कंट्री था जिसकी आबादी लगभग तब 25 से 30 करोड़ के आसपास थी, क्योंकि देश जब आजाद हुआ तब 33 करोड़ थी, तो 25 करोड़ के आसपास तो आबादी रही होगी। एक विशाल मैन पावर विद रिसोर्सेज। हिंदुस्तान से बहुत सारे रिसोर्सेज ड्रॉ किए गए, मैन पावर ली गई, आर्मी ली गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भर्ती के लिए आह्वान किया गया कि भाई आर्मी में भर्ती होइए। गांधी जी ने भी इस चीज का समर्थन किया। कांग्रेस ने ऑफिशियली इस बात को नहीं समर्थन किया, लेकिन मोर और लेस उसका विरोध नहीं किया। यहां से बहुत सारा मटेरियल गया, यहां से जानवर तक गए, खच्चर गए, गधे गए, घोड़े गए। बहुत सारी आर्मी, हमारी आर्मीज ने, इंडियन आर्मी थी, उसने, जैसे उस समय में रॉयल आर्मी कहा जाता था, आजादी के बाद इसका नाम इंडियन आर्मी हुआ है, रॉयल आर्मी कहा जाता था, कि इसने कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। अफ्रीका में भी युद्ध हुआ,
एक सेकंड होल्ड करिए। तो अब इसमें 2-3 मेजर बैटल हुए हैं, उनका हम उल्लेख करेंगे। और इसके अलावा एक तरह का पैट्रियोटिक वॉर इसे डिक्लेयर किया गया कि अगर आप इस वॉर में नहीं हैं तो इसका मतलब आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं। हर देश के लीडर ने इसे अपने अपने हिसाब से इसमें प्रोपेगेंडा फिक्स किए। प्रोपेगेंडा मशीन गन की तरह था, इस मशीन गन से भी ज्यादा शक्तिशाली था। जैसे कि एलाइज ने अपने अपने कंट्रीज में ये प्रचार जनता में करना शुरू किया कि देखिए जर्मन्स ने क्या हाल किया बेल्जियम का, इस तरह से तो वो हर किसी कंट्री पे चढ़ जाएंगे और वहां को डेवस्टेट कर देंगे। सिविलियंस को मारा, वहां की एंशिएंट लाइब्रेरी डिस्ट्रॉय कर दी, 600 सिविलियंस का कत्ल कर दिया था जर्मन आर्मी के द्वारा, 600 लोग मारे गए थे स्लॉटर में। इसको प्रचार प्रसार करना शुरू किया। जो हर्बर्ट एस्क्विथ थे उन्होंने अपने देश में यह कहना शुरू किया कि भाई जो स्मॉल नेशंस हैं, बड़े नेशंस का ये फर्ज है कि उनकी रक्षा हो सके। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई किसी को क्रश कर दे। यही तर्क अमेरिका के द्वारा लिया गया गल्फ वॉर 1990 में। आप में से शायद कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत पर हमला किया तो अमेरिका के द्वारा सेम तर्क लिया गया कि आप बड़े कंट्री हैं तो छोटे कंट्री को निगल नहीं सकते। फ्रांस ने अपनी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो मुख्य मुख्य चीजें थी उन्हीं पे एम्फेसाइज करना शुरू किया कि फ्रांस क्यों लड़ रहा है। जनता को बताया कि फ्रांस इसलिए लड़ रहा है कि दुनिया में लिबर्टी एस्टैब्लिश की जा सके, जस्टिस एस्टैब्लिश किया जा सके, फ्रेटर्निटी एस्टैब्लिश की जा सके। तो फ्रेंच पीपल ने कहा हाँ बात तो सही है। वुड्रो विल्सन जो बाद में कूदे, अमेरिका बाद में वर्ल्ड वॉर में पहुंचा, उन्होंने ये कहा अपने देश में ये कहना शुरू किया कि वर्ल्ड को डेमोक्रेसी के लिए सुरक्षित किया जा सके और कर्स ऑफ मिलिटरिज्म, कर्स ऑफ मिलिटरिज्म मतलब कि सेना के आतंक से मुक्त किया जाए, इसलिए हम इस युद्ध को लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है जब इन्होंने किया तो जर्मनी का भी यही चल रहा था। जर्मन्स का तो मेन प्रोपेगेंडा वार ही था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत कुछ हद तक प्रोपेगेंडा वार भी हुआ। उन्होंने कहा कि जर्मन रेस चूंकि सुपीरियर है, यही तर्क बाद में एडोल्फ हिटलर ने लिया कि जर्मन इज ए सुपीरियर रेस और ये हमारे फादरलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे यहाँ मातृभूमि का कंसेप्ट है वहां फादरलैंड का कंसेप्ट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में ये कहा जाता था कि ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, 6-7-8 महीने में समाप्त हो जाएगा, लेकिन सून एक स्टेलमेट की स्थिति आ गई। स्टेलमेट मतलब कि एक तरह से ये स्थिति आ गई कि दोनों सेना सामने एक दूसरे के 1 इंच भी नहीं बढ़ पा रहे। इस खाई से उस खाई के बीच में गोलीबारी हो रही है। दिन भर नहीं होती थी, ऑकेजनल होती थी, लेकिन बिल्कुल स्टेलमेट की कंडीशन। जो सोल्जर मर जाते थे उन्हें वहीं दफना दिया जाता था, उन्हीं खाइयों में। कीड़े मकोड़े, बहुत ही बुरी लाइफ थी। दोनों तरफ मशीन गनें लगी थी, स्पेशली जर्मन साइड। मशीन गन पहली बार आविष्कार हुआ था, इसके साथ साथ पॉइजन गैस का पहली बार आविष्कार हुआ और प्रयोग। गैस अटैक हुआ करता था, उसमें गैस के मास्क पहने जाते थे सोल्जर्स के द्वारा उससे बचने के लिए। एरोप्लेन्स का यूज केवल डॉग फाइट्स तक था। एक नए आविष्कार हुआ जर्मनी में। देखिए जर्मन टेक्नोलॉजी इसीलिए सुपीरियर कही जाती है। जर्मनी में जेपलिन नाम के प्लेन्स का आविष्कार किया गया जो बम्बार्डमेंट के लिए यूज किए जाते थे, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव नहीं रहे।
इसी बीच में ब्रिटेन और फ्रांस में एक जॉइंट वेंचर भेजा जो रशिया पे हमला करने के लिए था, और वो ये था कि टर्की को वॉर से क्यों अलग, कैसे अलग किया जाए। उसके लिए ये नतीजा निकला गया कि ब्लैक सी में होते हुए एक आर्माडा भेजा जाए। आर्माडा कहते हैं जिसमें कि बहुत बड़ा शिप्स हो, यूज ऑफ एयरफोर्स भी हो, यूज ऑफ लैंड फोर्स भी हो, एक बड़ा आर्माडा भेजा गया। लेकिन वो बहुत ही डेवास्टेटिंग फेलियर सिद्ध हुआ। वो प्लान था तत्कालीन जो नेवी के चीफ थे, नेवी के जो मिनिस्टर थे वहां, सर विस्टन चर्चिल का, लेकिन इट वाज ए डेवास्टेटिंग फेलियर। एक ही दिन में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। वो प्लान सफल नहीं हुआ और टर्की आउट ऑफ द वॉर नहीं गया। कुछ मेजर बैटल्स हुए, जैसे बैटल ऑफ वर्डन, बैटल ऑफ सोम। बैटल ऑफ वर्डन केवल इसलिए लड़ा गया, वो फ्रांस के बॉर्डर पे था, उससे कुछ नहीं मिलना था। जर्मनी का उद्देश्य केवल ये था कि फ्रांस के मैक्सिमम जो अच्छे अच्छे सोल्जर्स हैं, जो वहां की नई शक्ति है, जो वहां के एबल बॉडी मैन है, उन्हें कैसे भी खत्म किया जाए, मास मैसेकर। मिला कुछ नहीं। उस बर्डन को हल्का करने के लिए बैटल ऑफ सोम हुआ। बस इतना ही जान लीजिए, आपके लिए इससे ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। और इस सब का परिणाम ये हुआ, ये 1916 में हुआ, एक साल बाद। युद्ध लगातार चल रहा है कि लगभग 5 लाख जर्मन मारे गए, 4 लाख ब्रिटिश सोल्जर मारे गए, 2 लाख फ्रेंच सोल्जर मारे। नतीजा सिफर, कुछ नहीं, जीरो। अब देखिए, हॉस्टिलिटी चलते चलते लगभग 3 साल होते जा रहे हैं। दोनों तरफ से लगातार युद्ध हो रहा है, कोई विशेष लाभ उसमें नहीं हो रहा। अब जनता में अकुलाहट होने लगी कि भाई कब तक चलेगा युद्ध। इतने हमारे आज जैसे स्थिति हो रही है महामारी के कारण, यही स्थिति थी। उस जमाने में तो खबर भी नहीं मिलती थी। जो सेना में लड़ने गया गांव से, वो लौट आया तो ठीक है, नहीं लौटा तो भाई मान लिया कि वो शहीद हो गया, मारा गया। जनता में व्याकुलता होने लगी कि भाई इतने लोग जा रहे हैं, लौट के नहीं आ रहे हैं, अल्टीमेटली ये कब तक चलेगा। और हासिल कुछ हो नहीं रहा, दोनों तरफ से बिल्कुल स्टेलमेट की स्थिति, एक दूसरे के आमने सामने, बट नो वन इज गेनिंग। यही अमेरिका की एंट्री होती है। जर्मन्स ने पहला प्लान बनाया लेनिन वाला, वो सफल रहा। लेनिन ने सत्ता में आते ही सबसे पहला काम ये किया कि लेनिन ने कहा कि वी डिक्लेयर सीज फायर। लेनिन ने अपनी सेना हटा ली। जर्मन्स का प्लान दिया था कि ईस्टर्न फ्रंट पर जो उनके सैनिक हैं, वो सारे के सारे वो वेस्टर्न फ्रंट पे ले आएंगे, जिससे कि फ्रांस को कुचल देंगे और बाद में इंग्लैंड को कुचल देंगे और इनकी सारी कॉलोनी हम कब्जा लेंगे। इसी बीच में एक टेलीग्राम लीक हुआ जो मैक्सिकन गवर्नमेंट को किया गया था जर्मनी के द्वारा, जिसमें ये प्लान था कि मैक्सिको उधर से हमला कर दे अमेरिका पे। अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर मिलता है, आज भी वहां बहुत इलीगल लोग इधर से उधर, खासतौर से मैक्सिकन जो डेकॉइट्स हैं, मैक्सिकन जो मैक्सिकन जो माफिया है, वो बहुत उस टेलीग्राम के कारण वो अमेरिका में पब्लिश हो गया, वहां के न्यूज़पेपर्स में। वहां की पब्लिक बहुत अगेंस्ट हो गई कि जर्मनी तो यहां तक हमला बोल रहा है, जर्मनी तो ये चाह रहा है। इसके अलावा जर्मन्स ने एक नया इनोवेशन किया, यू बोट। अगर शब्द आता है तो जान लीजिए उसे सबमरीन कहते हैं, यानी कि पनडुब्बी। वो पनडुब्बी पानी के नीचे चल करके बड़े बड़े जहाजों को डुबाने लगी। देखिए, इंग्लैंड में मैक्सिमम सप्लाई वो शिप पर निर्भर है, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें होती नहीं है वहां के क्लाइमेट के हिसाब से। तो उनकी कॉलोनीज से जितने रिसोर्सेज आ रहे थे, इसीलिए वहां नारा दिया गया, फूड इज ए वेपन, डोंट डिस्ट्रॉय इट। फूड जो है आपका वेपन है, इसे डिस्ट्रॉय मत करिए, क्योंकि ये शिप से आता है। एक एक चीज की वहां राशनिंग कर दी गई, मतलब कि आप ये उपयोग कर सकते हैं, ये उपयोग नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि एक अकुलाहट पैदा होने लगी चारों तरफ, और जर्मनी ने एक ये चेतावनी दे दी कि ये जो
शिप्स हैं, अब हम इन्हें डुबोना शुरू करेंगे कि ये शिप्स अल्टीमेटली एलाइज की मदद कर रहे हैं। इनके पास मैन और मटेरियल आ रहा है जिससे ये हमारे खिलाफ यूज कर रहे हैं। अपने यू बोट्स को आदेश दे दिया उन्होंने कि हम इन्हें डुबोएंगे। इसी बीच में एक लुसिटेनिया नाम का जहाज जिसमें लगभग 120 अमेरिकन थे और 1200 यूरोप के अन्य लोग थे, वो जर्मन यू बोट ने डुबो दिया। अमेरिका ने पहले ही साफ साफ कर दिया था कि भाई हमारे आदमियों पर हमला मत करिए, ना हमारी प्रॉपर्टी पर हमला करिए, हमसे कोई लेना देना नहीं है। मजबूरन अमेरिका को इन दो इवेंट्स के कारण, क्योंकि कैसर विल्हेम के जो मिनिस्टर थे उन्होंने 1 फरवरी 1917 को यह अनाउंस कर दिया था कि अब हम ये परवाह नहीं करेंगे कि अमेरिका का जहाज है कि इंग्लैंड का जहाज है, अब हम डुबोएंगे। क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल ये सवाल बन गया है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू हुए लगभग 3 साल बीत चुके हैं इस युद्ध को जीतने के लिए। अल्टीमेटली वुडरो विल्सन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जर्मनी से सारे नाते तोड़ दिए। नाते तोड़ने के बाद द न्यू डेवलपमेंट वाज दैट अमेरिका वाज एट वॉर। उन्होंने कहा कि अब कोई विकल्प नहीं बचा, ये तो मैक्सिको से मिलकर हम पे भी हमले का प्लान कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी बेवकूफी कही जाती है। सबमरीन वॉरफेयर वर्ल्ड ने पहली बार देखा और वुडरो विल्सन ने, जो मैंने पिछली बार भी बताया था, जिन्होंने अपना इलेक्शन केवल इस आधार पर जीता था कि भाई मैंने अमेरिका को बाहर रखा है, वो 2 बार प्रेसिडेंट रहे थे अमेरिका के। अमेरिका, आई हैव केप्ट अमेरिका आउट ऑफ वार, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि दुनिया को डेमोक्रेसी के लिए सुरक्षित रखने के लिए अब जरूरी है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है, अमेरिका जो है, वो अब हिस्सा ले एलाइज की तरफ से। और अमेरिका के कूदने के महीनों के भीतर ही युद्ध का नक्शा बदल गया। टैंक वॉरफेयर स्टार्ट हो गया। 1 सेकंड होल्ड करिए, होल्ड करिए। एक ड्रामेटिक चेंज हुआ और वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया। जर्मनी में भी कुछ डेवलपमेंट हुए। जर्मनी में जो, देखिए, इस वर्ल्ड वॉर के अंत की जो शुरुआत है, ये बहुत कुछ हद तक इसमें जो सोशलिस्ट थे डिफरेंट कंट्रीज के, उन्होंने एक फोरम बनाया और कहा कि भाई अल्टीमेटली इस वॉर से क्या फायदा हो रहा है, कुछ नहीं, हमारे रिसोर्सेज और नष्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने, इसीलिए आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते एडोल्फ हिटलर सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों से बहुत नफरत करता था और उन्होंने उसने जिम्मेदारी भी दी कि इन कम्युनिस्टों की वजह से ही हम युद्ध हारे हैं। ज्यूज और कम्युनिस्ट ये युद्ध नहीं चाहते थे, नहीं, जर्मनी की तो बहुत सुपीरियर रेस है, ये युद्ध जीते जाते। जर्मनी में जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड जर्मनी का हुआ, तो जर्मनी में बहुत राशनिंग की गई, बहुत टैक्सेस लगाए गए, जिससे जनता वहां की बहुत परेशान हो गई। इसके अलावा जर्मनी में बहुत सारे अपीवल्स होने लगे, आंदोलन होने लगे। जर्मनी बिल्कुल सिविल वॉर की स्थिति में आ गई 1918 आते आते, क्योंकि रिसोर्सेज उनके चुक गए थे। इधर ब्रिटेन, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी ने बहुत जोरदार हमला बोला टैंक्स के साथ, और टैंक्स ने जो ट्रेंच वॉरफेयर था उसे समाप्त कर दिया, क्योंकि टैंक्स की आड़ में रह करके सोल्जर्स आगे बढ़ सकते थे और वो आगे बढ़े और उन्होंने जर्मन्स को उनकी ट्रेंचेस से खदेड़ना शुरू किया और जर्मन्स पीछे की तरफ भागे और जाहिर सी बात है अपनी देश की सीमा में आ गए, क्योंकि वो तो घुस गए थे पहले से ही, 1914 में ही घुस गए थे फ्रांस में। पेरिस 30 किलोमीटर दूर रह गया था केवल उनसे। नतीजा ये निकला कि ब्रिटेन, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी ने जर्मन आर्मी को पीछे खदेड़ना शुरू किया और सितंबर आते आते बुल्गारिया विड्रॉ कर गया। इससे पहले वुडरो विल्सन ने जनवरी 1918 में 14 बिंदुओं का एक अपना प्रपोजल रखा। ये 14 बिंदु आप अपनी किताब में पढ़ लीजिएगा। ये मोटा मोटा ये है कि जो समुद्र है उनका पूरा फ्रीडम रहे, कोई भी कहीं से आता जा। उस जमाने में समुद्रों का फ्रीडम नहीं था।
जो इकोनॉमिक बैरियर्स हैं नेशंस के, वो हटाए जाएं। प्रत्येक नेशन को केवल इतनी ही आर्मी रखने की अनुमति दी जाए जितनी उसकी सेफ्टी के लिए आवश्यक है। प्लस एक अलास्का और लोरेन के जो प्रांत थे वो फ्रांस को वापस दे दिए जाएं। इस तरह के कुल मिलाकर के, जिसमें एक पॉइंट ये भी था कि लीग ऑफ नेशन बनाया जाए। ये पढ़ लीजिएगा किताब में, ये मोटे मोटे बिंदु थे जो बेसिकली छोटे छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते। देखिए, अमेरिका ने जब वो शामिल हुआ तो उसने ये कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हमारा प्रपोजल है कि हम शामिल तो होंगे, लेकिन इस शर्त के साथ शामिल होंगे कि आफ्टर ऑल पीस एस्टैब्लिश हो, और पीस में जो पहली कंडीशन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की, वो रीस्टेट की जाए। धीरे धीरे आते आते टर्की ने अक्टूबर में आके सरेंडर कर दिया, टर्की बाहर हो गया। हैब्सबर्ग एम्पायर में भी यही स्थिति हो गई, और हैब्सबर्ग एम्पायर भी, जिसके कारण ये युद्ध हुआ था, वो भी वॉर से बाहर चला गया। और जो उसके हेड थे फ्रांसिस जोसेफ, उन्होंने ऑस्ट्रिया को आउट ऑफ वॉर कर दिया। अब केवल जर्मनी बचा अकेला लास्ट में। उसके जो सेना थे उसका मोरल ऑलरेडी डाउन था। जर्मनी में इकोनॉमिक बदहाली हो चुकी थी, स्थिति, जर्मनी की आंतरिक स्थिति बहुत खराब थी। अल्टीमेटली जर्मनी को भी सरेंडर करना पड़ा, और 11 नवंबर को यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया। ये एक मोटा मोटा खांचा था, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी में लोग इसमें नहीं थे, इसलिए मुझे वो दोबारा खींचना पड़ा, अदरवाइज मैं इतना पहले पढ़ा चुका हूं। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि मैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, तत्कालीन परिस्थितियां, उन सबको बताऊंगा। एक मोटी मोटी चीज याद रखिए कि ये जो इसका फैक्ट्स है, मैंने इसकी आपको कहानी बोल दी, अब इसके मेजर फैक्ट्स हैं, उन्हें नेक्स्ट नोट कर लीजिए। जैसे कि युद्ध जो है 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला। 4 साल 3 महीना, 3.5 महीना लगभग। इसका जो एंड हुआ वो वर्साई की संधि से हुआ, जो कि 28 जून 1919 को साइन हुई। देखिए, नवंबर से लेकर जून 1919, लगभग 7-8 महीने केवल वार्तालाप ही चलता रहा कि आफ्टर ऑल जो पीस है वो जो एस्टैब्लिश हुई है उसे कैसे कंटिन्यू किया जाए, ये दोबारा ना हो पाए। मेजॉरिटी में जो, देखिए, इतिहास जो है ना, वो विजेता के दृष्टिकोण से लिखा जाता है, जो जीता वही सिकंदर। तो इस इतिहास में जो विजेता देश थे, फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड और इटली, इनके लीडर्स ने ही ये सब संधियां तैयार करी। और जर्मनी के साथ तो स्थिति ये थी कि कनपट्टी पर रख के उससे साइन करा लिया जाए, जैसे कहते हैं ना, कनपट्टी पर तमंचा रख के साइन करा लेना, यही स्थिति हुई उसमें ऑलमोस्ट। इसी कारण जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा कारण कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अगर वो कंटिन्यू रहती तो जर्मनी को वार रेपरेशंस जो देने थे, युद्ध की क्षतिपूर्ति, वो सन 2010 तक देनी थी। यानी इमेजिन, इस तरह की संधि थोपी गई थी जर्मनी के ऊपर, और उसका कोई पार्टिसिपेशन भी नहीं था, उससे पूछा भी नहीं गया। जर्मनी अगर उसी संधि को कंटिन्यू करता तो पूरा बिक जाता। लड़ा कहां गया? देखिए, यूरोप में लड़ा गया, अफ्रीका में लड़ा गया, मिडिल ईस्ट में लड़ा गया जहां आज टर्की है, पैसिफिक आइसलैंड्स में भी लड़ा गया, इंडियन ओशियन में लड़ाया गया,
नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ओशियन में लड़ा गया। जो मेजर रिजल्ट था इसमें, एलाई जिसमें की विक्ट्री हुई। इसी बीच में आयरलैंड में डिस्टरबेंस हुआ 1916 में, और रशियन रेवोल्यूशन इसी बीच में हुई। रशियन एम्पायर में जार का शासन खत्म हो गया और सोवियत यूनियन ने उसकी जगह ले ली। परिणाम यह हुआ कि एक लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। इसके बारे में भी मैं कहानी बताऊंगा। ये बिना दांत का और बिना नाखूनों का एक संस्था थी। जब मुसोलिनी ने 1935 में इथियोपिया पे हमला किया तो इथियोपिया का राजा आया और बहुत गड़गड़ाया वहां कि साहब हमें बचा लो बचा लो, और लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर पाया। आज के यूनाइटेड नेशंस ऐसा नहीं था। लीग ऑफ नेशन कुड डू नथिंग। इससे कुछ नए कंट्रीज की उदय हुआ। जर्मन कॉलोनीज और जर्मनी का बंदरबाट कर लिया। जर्मनी के पास इतने संसाधन भी नहीं छोड़े गए कि वो अपने राष्ट्र को चला सके। उसके जो मेजर इंडस्ट्रियल प्लांट्स थे, एक किताब है मेरे पास, 3-4 किताब है वर्ल्ड हिस्ट्री की, उनमें से एक किताब है उसमें लिखा हुआ है कि जर्मनी वाज टू हैंड ओवर 5000 लोकोमोटिव, 5000 रेल के इंजन देने थे, 1,50,000 रेलवे के वैगन देने थे, 5000 अपने ट्रक देने थे जो गुड कंडीशन में हो। पैसे तो देने ही थे, उनका माल भी ले लिया। जर्मनी के पास कुछ नहीं छोड़ा। इसके अलावा जो वहां की मेजर इंडस्ट्रीज थी वो भी कब्जे में ले ली गई। जर्मनी को मना कर दिया गया कि वो एयरफोर्स नहीं रख सकता, आर्मी केवल उतनी रख सकता है जितनी थोड़ी बहुत जरूरत है, पुलिस रख सकता है केवल इंटरनल सेटलमेंट के लिए। तो सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी का जो एम्पायर जिसे सेकंड राइट कहते हैं, इसे हॉलैंड एम्पायर भी कहा जाता है। बुल्गारिया था। एलाइज पावर में फ्रांस था, ब्रिटिश एम्पायर था। ब्रिटिश एम्पायर में यूके था, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका, जैसे सीलोन कहा जाता था उस जमाने में, सीलोन पुराना नाम है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, रशिया भी था इनके साथ, लेकिन 1917 तक। 1917 में लेनिन ने कहा कि भैया हम विड्रॉ कर रहे हैं। ये तो सर्बिया के साथ थे ही। जापान भी इसमें था। इटली भी 1915 में शामिल हुआ। 1917 में यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हुआ। रोमानिया और पुर्तगाल भी इसमें जुड़ गए 1916 में। ग्रीस 1917 में शामिल हुआ। चाइना भी इसमें जुड़ा 1917 में। अब मेजर जो लीडर्स थे उनको समझ लीजिए। रेमंड पॉइंटियर, जिनका मैंने नाम लिया, वो फ्रांस के लीडर थे। हर्बर्ट एस्क्विथ ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। और उसके बाद डेविड लॉयड जॉर्ज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। डेविड लॉयड जॉर्ज के बारे में कहा जाता है वो बहुत बड़े ऑरेटर थे। जार में उस समय रशिया में जार निकोलस द सेकंड थे। इटली में विक्टर इम्मानुएल जो है छोटे साइज के थे, लगभग 4.5 फुट के थे। उन्हें विक्टर द ग्रेट भी कहा जाता है। मुसोलिनी ने उन्हीं से सत्ता ली थी। मुसोलिनी का सत्ता लेने का बड़ा अच्छा तरीका था। हंसी आती है उसे देख करके। मुसोलिनी ने इस हार का ठीकरा विक्टर इम्मानुएल और वहां के और लोगों पर छोड़ा। मुसोलिनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार का लाभ उठाया मुसोलिनी ने, और जो सैनिक लौट करके आए थे उनसे अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और उनसे कहा कि रोम का घेरा डाल दो। 30,000 सैनिकों ने रोम को चारों तरफ से घेर लिया और वहां के राजा से कहा या तो मुझे पावर दो, और या तो पावर दो नहीं तो सिविल वार झेलो। तो विक्टर इम्मानुएल के सामने कोई और तरीका नहीं था कि वो मुसोलिनी को अल्टीमेटली उन्हें चांसलर बनाना पड़ा। ये सत्ता कब्जाने का बड़ा यूनिक तरीका था जो मुसोलिनी ने अपनाया। बाद में एडोल्फ हिटलर ने भी यही ट्राई किया जर्मनी में 1923-24 में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। गिरफ्तार कर लिया गया और देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया। ये एक तरह से जबराना था, जबरिया सत्ता कब्जाना। कैजुअलिटीज लगभग 1 करोड़ के आसपास थी। मेजर डेवलपमेंट्स मैंने आपको बताए।
बताया 23 साल की उम्र में उसकी टीबी से डेथ हो गई। आज भी उसका मेमोरियल बना हुआ है, आर्कड्यूक फ्रेंड फर्डिनेंड। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल एंटेट। एंटेट माने होता है फ्रेंडशिप। ट्रिपल एंटेट जो है ये रशियन एम्पायर, फ्रेंच रिपब्लिक और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में था। ट्रिपल एंटेट ये तीनों एक साथ थे। दैट वाज कॉल्ड ट्रिपल एंटेट। एंटेट इज ए फ्रेंच टर्म, ये फ्रांसीसी शब्दावली, इसका मतलब होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप। और इन्हीं को एलाइड पावर कहा गया, इन्हीं को मित्र राष्ट्र कहा गया। सेंट्रल पावर में था जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर। इसी तरह से एक ट्रिपल अलायंस था जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और इटली के बीच में, लेकिन इटली में इसने साथ नहीं दिया। इटली ने 1915 में से छोड़ दिया। ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेट ये दोनों जरूर याद रखिएगा, एक दूसरे के अपोजिट है। मोटा मोटा मैंने आपको जर्मन एम्पायर के बारे में बता दिया। इसी को सेकंड राइक कहा जाता है, या जर्मनी की जो पार्लियामेंट उसका नाम था राइक्सटैग, राइक्सटैग कहा जाता है, REICH। इसी को कैसर की राइक कहा जाता है। थर्ड राइक हिटलर की थी, जो उसने कहा था 1000 साल चलेगी। ये अलग बात है कि 12 साल भी नहीं चली। अब सवाल उठता है कि मोटे मोटे फैक्ट्स और कंसेप्ट आपको मालूम पड़ गया। सिमिलरली ऑटोमन एम्पायर था, जिसे अगली बार मैं बताऊंगा कि इसे कैसे डिसॉल्यूट किया गया और इसके डिसॉल्यूशन ने किस तरह से आज की दुनिया की समस्या खड़ी कर दी। इसका हेडक्वार्टर था आज का इस्तांबुल, जो टर्की का कैपिटल है। उससे कॉन्स्टेंटिनोपोल कहते थे। हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे कॉन्स्टेंटिनोपोल को? एनीवन? सर शायद कुस्तुनतुनिया कहते हैं। वेरी गुड, मुझे इसका हिंदी नहीं मालूम है, आप लोग चेक करिएगा। मेजर प्लेयर में कैसर विल्हेम, वुड्रो विल्सन, और एक चीज और बता दूं, वुड्रो विल्सन का ही असिस्टेंट के रूप में काम किया था FDR ने, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान थे, और उन्होंने वुड्रो विल्सन से ही वो सारी आर्ट सीखी थी। यानी गुरु से बड़ा साबित हुआ चेला। उनके असिस्टेंट के रूप में वर्क किया था उन्होंने वुड्रो विल्सन के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। उन्होंने देखा कि उन्होंने सिचुएशंस को किस तरह से मतलब डील किया और टैकल किया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप पढ़ेंगे तब मैं FDR का रोल बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशन जो आज का है, UN, वर्ल्ड बैंक, ये सब कैसे एस्टेब्लिश हुआ, आज का वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में उन्होंने कैसे प्लान किया। बिग फोर कहे जाते हैं, जिसमें कि वुड्रो विल्सन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, डेविड लॉयड जॉर्ज जो कि यूनाइटेड किंगडम के लेबर पार्टी के नेता थे और बाद में जो है प्राइम मिनिस्टर बने, विक्टोरिया ऑरलैंडो ये इटली के थे, और चौथे थे जॉर्ज क्लीमेंशु, ये फ्रांस के थे। पॉइंट केयर के बाद यही बने थे, इनमें सबसे लालची यही थे। इन्होंने ही बहुत जोर दिया, क्योंकि जर्मन आर्मी का जो मीनेस था वो इन्होंने सबसे ज्यादा झेला था, इसलिए ये चाहते थे कि जर्मनी में कुछ छोड़ा ही न जाए, ऐसा ना हो कि जर्मनी दोबारा खड़ा हो जाए। वुड्रो विल्सन ने भी ये महसूस किया कि 6 महीने के पीस टॉक में उनकी तो बात कोई सुन ही नहीं रहा। वहां जो नेशन है उनका सबका इंटरेस्ट यही था कि कैसे जो जर्मन या जो ऑस्ट्रो हंगेरियन रिसोर्सेज है उन्हें हम आपस में बांट लें, और डिफरेंट नेशंस के साथ डिफरेंट ट्रीटीज की गई, वो नेक्स्ट विजिट में मैं आपको बताऊंगा। मोटा मोटा यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है
जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं कि इसके क्या कारण थे, इसका क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव ये पड़ा कि इंडिया में इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये रहा कि देखिए जब वॉर होता है तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, बहुत सारे रॉ मटेरियल की। बंदूक भी तो लोहे से बनेगी, गोलियां भी लोहे से बनेंगी, मैन पावर भी चाहिए बहुत सारा। अब आपके पास जो होमवर्क दिया जा रहा है वो यही है, आप ये देखिएगा कि इंडिया की जो इंडस्ट्री थी उस समय में, जो कॉटन इंडस्ट्री थी, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इंडिया के कॉमर्स पर क्या प्रभाव पड़ा, प्लस इंडिया की जो मैन पावर थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इंडिया की पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ा। इंडियंस ने तो इस उद्देश्य से हिस्सा लिया था कि भैया हमें भी कुछ मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में इंडिया का तो जिक्र ही नहीं आया, इतना बड़ा योगदान देने के बावजूद। आप में से कोई बताएगा कि आज की डेट में कौन सी ऐसी चीज है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में हिंदुस्तान में है? कैन एनीवन? कोई बताएगा जो हिंदुस्तान में है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की याद दिलाती हो? सर जो सर हमारे यहाँ से जो सैनिक भेजे गए थे सर, वो वहाँ पे जो खत्म हो गए थे सर, उनकी याद में सर दिल्ली में सर इंडिया गेट बनवाया गया था सर। 1921 में उसकी आधारशिला रखी गई थी और सर 1931 में सर उसका निर्माण पूरा हुआ था सर। 13,700 के करीब वहाँ पे नाम भी मौजूद है उन सैनिकों के। वेरी गुड। और क्या चीज है? तत्कालीन वायसराय कौन था? सर लॉर्ड कैनिंग थे सर उस टाइम पे। कैनिंग? अरे कैनिंग को तो मरे हुए 50 साल। कैनिंग तो 1857 में थे, कहां कंफ्यूज हो गए भैया? सर लॉर्ड चेम्सफोर्ड होंगे। देखो भाई कौन थे? चेम्सफोर्ड सर। और क्या उनकी पॉलिसी थी? अरे भैया इंटरनेट सब पे मौजूद है, चेक कर लो। हिंदुस्तान में क्या चल रहा था? जापान ने जो है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। हाँ बताओ बताओ बताओ। सर चेम्सफोर्ड थे, चेम्सफोर्ड थे क्या? भैया और भारत में सर किताब में देख लो। भारत में सर उस समय रोल सर 1921 में लॉर्ड रीडिंग थे सर। 1921 की कहां बात आ गई भाई? 1914 से 1918 की बात कर रहा हूं। बताओ। तो हिंदुस्तान में भी इसी तरह की एक्टिविटी चल रही थी आयरलैंड की तरह। एक चीज और, इंडिया की जो जियोपॉलिटिक्स है तब पूरी तरह से ब्रिटेन की अधीन थी। तो जो सवाल मेजोरिटी में बनेगा वो ये बनेगा कि इंडियन जो बिजनेस था उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तत्कालीन विश्व में क्या प्रभाव पड़ा, किन परिस्थितियों में ये हुआ, किन कारणों से हुआ। वो मोटा मोटा आपको हर किताब में मिल जाएंगे, वो कहीं नहीं है, वो कहीं भी मिल जाएंगे। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो जर्मनी का दोष फिक्स किया गया था, बहुत ज्यादा जर्मनी का दोष तो था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि जर्मनी सोलली रेस्पॉन्सिबल। हर नेशन का अपना इंटरेस्ट था और एक चांस इवेंट ने ये सब करा दिया। ब्रिटेन अगर जल्दी शामिल हो जाता तो जर्मनी शामिल नहीं होता, क्योंकि जर्मनी को यह लग रहा था कि फ्रांस और रशिया है केवल, इनसे तो हम निपट लेंगे। क्योंकि इंग्लैंड की जो टेरिटरीज थी वो तो कम थी, लेकिन उसका एम्पायर बहुत बड़ा था। जर्मनी ये बहुत अच्छे से जानता था कि ब्रिटिश एम्पायर से हम नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत है, और अल्टीमेटली यूएस भी कूदेगा, वो ये अच्छे से जानते थे, क्योंकि यूएस भी यूके की कॉलोनी रही है। तो अब आप देखिएगा इसमें सवाल किस तरह के बने, एंड आई होप कि कल तक सभी लोग इसमें सवाल देख लेंगे और सवालों को डालेंगे, फिर आप उसका आंसर लिखिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जितने सवाल हैं उनका आंसर लिखिए। आंसर लिखने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा इसी हफ्ते मेरी क्लास हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीक आज के दिन क्लास जरूर हो।
तो मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट करके सेकंड वर्ल्ड वॉर और रशियन रेवोल्यूशन इसी के साथ हुई है, आयरलैंड के डेवलपमेंट, ये सब मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा कहानी के द्वारा। कहानी जब आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी, मैंने बताया ना मुसोलिनी ने किस तरह से कब्जा किया, 30,000 सैनिक लेकर देश की कैपिटल घेर लिया और कहा कि मुझे सत्ता दो, और नहीं है तो फेस द सिविल वॉर। तो आई होप के आपको कहानी की तरह हिस्ट्री जल्दी याद होगी, और उसे याद करिए, पढ़िए, समझिए, और उसके बाद उसके बुलेट पॉइंट्स आपने बना ही लिए होंगे, उसके नोट्स बनाइए। और अब मैं पूछना चाह रहा हूं, किसी को कुछ पूछना है? एक चीज और मैंने कही थी कि एक फॉर्म हम भरवाएंगे आप सबसे, उस फॉर्म को ईमेल पर डाल दीजिएगा, ईमेल जो बनाई गई है उस फॉर्म को कल परसों में डाल दिया जाएगा इसी पे व्हाट्सएप पे, उसका प्रारूप से भर के डाल। बाकी कल की क्लास आपकी सुबह जल्दी होगी। एसडीएम साहब ने सुबह का टाइम दिया गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ क्लास मैं लूंगा, कुछ एसडीएम साहब लेंगे, और हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, वो लेंगे। होप्स हो कि आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी और आप पूरी मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट देंगे। हमारा काम है आपकी राह को आसान करना, दौड़ना आप ही का काम। कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? सर हेलो, हाँ पूछें। सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पोलैंड का क्या रोल? पूछो बेटा पूछो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पोलैंड का क्या रोल था सर? पोलैंड का क्या, आपको पता है पोलैंड तब एक देश था या नहीं था? पता है पोलैंड तब एक देश था या नहीं था? सर पढ़ा तो यही है, कारण में देश था सर। देश था, किसके साइड में था? सर ये मित्र राष्ट्रों की तरफ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने सबसे पहले पोलैंड पे हमला क्यों किया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने सबसे पहले पोलैंड पे हमला क्यों किया? सर जहाँ तक मेरा, और एक पोर्ट था डेंजिंग का। जी सर। बराबर है, शाबाश, बोले बोले। सर मेरे नजरिए से सर ये था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था सर, उसमें पहला कारण पोलैंड का टर्की पर हमला बताया जाता है सर। तो शायद पोलैंड ने टर्की पे कब हमला किया था? सर 1914 में, 28 जुलाई 1914 से। उससे क्या हुआ? सर स्टार्टिंग वो, मैंने जहाँ तक पढ़ा स्टार्टिंग हुई थी सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नहीं बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो मेजर कारण आर्कड्यूक का मर्डर था। जी जी जी। बहुत सारी किताबों में 8-10 कारण दे रखे हैं, खास तौर से जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज में किताबें चल रही हैं उनमें जो बहुत सारी की बुक्स आती है ना बीए की, उनमें एक लगाए 9 कारण दे देंगे आपको। उन कारणों का बहुत ज्यादा योगदान नहीं था, वो एक टिपिकल आंसर बनाती हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उन आंसर से बचिए, क्योंकि वो हर बच्चा लिखेगा, है ना। क्योंकि पोलैंड इतनी बड़ी ताकत कभी नहीं रही कि वो ऑटोमन एम्पायर पे हमला किया भी होगा तो छोटा मोटा हमला होगा, दैट कैन नॉट रिजल्ट इन ए वर्ल्ड वॉर। इतने बड़े वॉर में रिजल्ट नहीं कर सकता जब तक कि मेजर स्टेक होल्डर्स, आज की डेट में नेपाल और भूटान में अगर वार हो जाए तो क्या वर्ल्ड वॉर कर देगा? जब तक इसमें बड़े बड़े कलाकार न कूदे। हैं? बहुत अच्छा लगा आपने सवाल पूछा, आप और पूछें सवाल जिन्हें भी इच्छा हो। अपने डाउट्स को क्लियर करिए, सवाल नहीं पूछेंगे तो मामला गड़बड़ करेगा। मेन कॉपी ईमेल से प्रिंट आउट करेंगे क्योंकि व्हाट्सएप का प्रिंट आउट ठीक नहीं आता। और एक चीज और मैं कहूंगा, हमारे यहाँ कुछ लोग
जैसे ही लेक्चर का एंड होता है उससे पहले छोड़ के चले जाते हैं. दिस इज हाईली डेंजरस एंड डेरोगेटिव. ये ऐसा ही हुआ कि टीचर से पहले आप निकल के भाग खड़े हुए क्लास से. मैं देख रहा हूँ स्ट्रेंथ जो है 38 से घट के 33 रह गई है. ये बहुत ही खराब चीज है. ये चीज ये दिखाती है कि सेंस ऑफ डिसिप्लिन तो कम है ही है. इसके साथ साथ ये है कि आपको मन किया तब, मतलब जैसे कहना चाहिए इट इज हाईली डेरोगेटरी. तो कृपया उसे छोड़ करके ना जाए. जब मेरे साथ ही ये हाल कर रहे हैं कुछ लोग, तो आपके टीचर्स के साथ जरूर छोड़ के भाग जाते हो. आइंदा ये ना हो, क्योंकि 33 स्ट्रेंथ रह गई है. मैंने देखा पिछले 15 मिनट में लगातार लीव करते चले गए लोग. उन्हें लगा अब तो बकवास हो रही है, अब क्या हमारा फायदा. ये चेन इसलिए बनाई गई है ताकि आप लोग भी जब सेलेक्ट हो जाएं तब आप लोग भी ये सब करें. अपनी जिंदगी तो जानवर भी जी लेता, तो कोई बड़ी चीज नहीं है. हर आदमी अपनी जिंदगी जी रहा है. होपिंग सो कि मेरी बातें आप पर असर करेंगी. कल एसडीएम साहब की क्लास होगी, उसे अच्छे से अटेंड करिएगा. कल उनकी पहली क्लास है और मैं चाहूंगा कि सभी लोग प्रेजेंट रहें. कल का जिम्मेदारी मैंने किसको दी है भेजने की, मेल वो लिंक? गौरी पाठक. किसको दिया मैंने? No one is speaking. सर गौरी पाठक के पास है. गौरी पाठक है मौजूद? आवाज आ रही है? दो आवाजें. हाँ आ रही है. हाँ जी सर, मुझे दिया आपने. आप अपना वीडियो ऑन करिए. मुझे आवाज कट कट के आ रही है. बच्चे के रोने की आवाज आ रही. चलिए ठीक है, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही हो तो आप सुबह लिंक भेज दीजिएगा समय रहते. थैंक्स अ लॉट. और आप लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर और पूरा आज तक का आधारित होगा. इससे संबंधित कुछ वीडियो भी हम शेयर करेंगे. कुछ को पढ़िए और कहानी की तरह से याद करिए. धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.